everyone, so I hope you all are doing well. So आज हम एसपी का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर एसपी महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड ये बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है इस आपके यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपको ये लेक्चर्स आप पहली बार देख रहे हो तो आपको इसके होम सेक्शन में बहुत सारे प्लेलिस्ट सेक्शंस दिखेंगे। आप उधर जाके एसपी के सारे लेक्चर्स, प्रीवियस सारे लेक्चर्स 1 by 1 देख सकते हो और अपने सारे कंसेप्ट जो है वो एकदम इजी तरीके से, कंसेप्चुअल तरीके से आप पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो इस वीडियोस के माध्यम से। नाउ वी आर स्टार्टिंग टुडे इश्यूज ऑफ डिबेंचर्स। तो ऑलरेडी हमको पता है, हमने ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर दैट इज सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में उधर डिटेल में देखा था कि हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। एक सोर्सेज होता है कि हम अपने ओनर से पैसे लेके अपना कैपिटल जुटाते हैं कंपनी में, और दूसरा होता है हम अपने लेंडर मतलब कि बोरो करके मार्केट में हम अपने कैपिटल को जुटाते हैं। तो कंपनी जो है, कंपनी के पास एक स्पेशल आप बोल सकते हो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है मार्केट में, दैट इज डिबेंचर, जो वो अवेल कर सकते हैं। मतलब कि मार्केट में वो जस्ट लाइक शेयर्स इशू करेंगे, वैसे ही शेयर को जैसे इशू किया जाता है डिबेंचर्स को वो मार्केट में इशू करेंगे और लोग खरीदते हैं डिबेंचर्स को और कंपनी को इन रिटर्न पैसे देते हैं। और कंपनी इन रिटर्न जिन्होंने डिबेंचर्स के माध्यम से इन्वेस्ट किया है कंपनी में, कैपिटल लगाया है कंपनी में, उनको इंटरेस्ट देते हैं, दैट इज प्रॉफिट का। जैसे शेयर्स में कैसे डिविडेंड देते हैं वैसे ही इधर कंपल्शन पेमेंट रहता है, कंपल्सरी पेमेंट देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो 1 by 1 हम डिबेंचर्स को और डिटेल में प्रोविजंस क्या है डिबेंचर्स के इस चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। मतलब जैसे आपने सेकेंड चैप्टर में कैसे आपने सारे सोर्सेज इन ब्रीफ पढ़ लिया था, फिर चैप्टर नंबर 3 स्पेसिफिकली किसके बारे में था, इशू ऑफ शेयर्स के बारे में इन डिटेल हमने सारी चीजें शेयर्स के रिलेटेड देख लिया था। नाउ ये चैप्टर आपको सारी चीजें, सारे प्रोविजन डिबेंचर्स के बारे में बता रहा है। तो ये है आप इधर डिबेंचर्स के बारे में सारी चीजें सीखोगे। ओके, नाउ आप जैसे कि देख सकते हो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप क्या क्या देखने वाले हो। सबसे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया हुआ है कि हर एक कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी हो, हर एक कंपनी को डिबेंचर इशू करना अलाउड है। बट अगर इन्होंने इन दोनों एक्सेप्शंस में नहीं आने चाहिए। अब ये दोनों एक्सेप्शंस क्या बोलता है कि अगर कंपनी जो है या उसके जो प्रमोटर है या उसके जो डायरेक्टर है उनको कोई प्रोहिबिशन है सिक्योरिटी मार्केट में, तो वो डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि अगर उनको सेबी ने रोक लगाई है सिक्योरिटी मार्केट, दैट इज स्टॉक मार्केट हो सकता है, उसमें कैपिटल मार्केट हो सकता है, मनी मार्केट, अगर आप एनी ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट में प्रोहिबिटेड हो किसी भी तरीके से, मतलब जैसे हर्षद मेहता का स्कैम जब सामने आया था तो सेबी ने उनको प्रोहिबिट कर दिया था कि आप क्या नहीं कर सकते, सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। तो वो उस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में वो आ जाएंगे और उनसे सारी जुड़ी हुई, मतलब जो भी कंपनी रहेगी जिसमें हर्षद मेहता एज अ प्रमोटर या डायरेक्टर के तौर पे रहेंगे, या ऐसी कंपनी जिनके ऊपर ऐसा प्रोहिबिशन लगा रखा है, उनको डिबेंचर इशू करने का भी राइट नहीं है। तो कंपनी तभी डिबेंचर इशू कर सकती है या प्रमोटर या डायरेक्टर अगर उनको कोई भी प्रोहिबिशन सिक्योरिटी मार्केट से नहीं मिला होगा। तो ना सेकंड वन क्या बोल रहा है कि अगर आप एक कंपनी हो, प्रमोटर हो, डायरेक्टर हो, तो आप लोगों ने विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। विलफुल डिफॉल्टर मतलब जानबूझ के किसी मतलब बोरोअर को इंटरेस्ट ना पे करना, इसको हम विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं कि आप जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहे हो, उनका जो रिपेमेंट होना चाहिए वो आप रिपेमेंट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है विलफुल डिफॉल्टर। तो सबसे पहला कि ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं हो, मतलब आपने डिफॉल्ट किया हुआ है बट नॉट जानबूझ के, तो वो जो डिफॉल्ट पीरियड है
उसका डिफॉल्ट पीरियड 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्रिंसिपल हो या इंटरेस्ट हो ऑन एनी डेट सिक्योरिटी। डेट सिक्योरिटी मतलब तो आपको पता ही है, मतलब जहां पे हम बोरो करते हैं। तो जो भी आपने बोरोइंग किया हुआ है, जो भी कंपनी में एग्जिस्टिंग आपने कैपिटल बोरो करके लाया है, डेट सिक्योरिटी लाया है, तो सबसे पहला कि आपने विलफुल डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए उनके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट में। दूसरा, चलो विलफुल डिफॉल्ट नहीं किया, बट गलती से जो डिफॉल्ट है वो 6 मंथ से ज्यादा का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। जब आप ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर देते हो, मतलब कि फुलफिल इन द सेंस आप ये दोनों एक्सेप्शंस में नहीं आते हो, तभी आप मार्केट में क्या कर सकते हो, डिबेंचर्स के थ्रू आप डिबेंचर्स रेज कर सकते हो, जो कि एक लॉन्ग टर्म फंड है। देखो, अ कंपनी कैन मेक पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर ओनली इफ, अगर आप इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते हो तो। समझ गया? पक्का? नाउ आगे हम चैप्टर में बढ़ेंगे, बहुत सारे प्रोविजंस के रिलेटेड, मतलब बहुत सारे डिबेंचर्स के जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उसके रिलेटेड हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले उन्होंने 4.1 में दिया हुआ है रेगुलेशन गवर्निंग इशू ऑफ डिबेंचर्स। कहने का मतलब है, जो आपको इधर लेफ्ट साइड में एक्ट रेगुलेशन गाइडलाइन दिख रहे हैं, ये क्या है? वो सारे एक्ट रेगुलेशंस एंड गाइडलाइन है जो डिबेंचर्स के बारे में कुछ ना कुछ बोलता है, कुछ ना कुछ प्रोविजंस लिखे हुए हैं ऐसे एक्ट में, ऐसे रेगुलेशन में, ऐसे गाइडलाइन में। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हमको डिटेल में वैसे भी 3 रेगुलेशन एक्ट में और गाइडलाइन में जाना ही है। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज रूल 2014 एंड सेबी रेगुलेशन। तो ये तीनों जो प्रोविजंस है वो हम डिटेल में देखेंगे, और ये जो सेक्शंस, जो प्रोविजंस एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं, वो सिर्फ इतना ही बोलता है कि कौन सा एक्ट, कौन सा गाइडलाइन, कौन सा रेगुलेशंस आपको डिबेंचर्स के बारे में क्या क्या बोलता है। तो आज तक तो इसके बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। स्टिल अगर आप इसको रीड करना चाहो तो आप रीड कर सकते हो। एज सच ये बहुत शॉर्ट में है, बहुत ब्रीफ में है। हो सकता है आपको कुछ समझ में आए, कुछ ना समझ में आए। इसको बेहतर है कि आप इग्नोर कर देना, क्योंकि कुछ थोड़े से हाई लेवल की चीजें भी दिए हुए हैं। जैसे आप इधर देखोगे परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल, तो ये सिर्फ रीडिंग पार्ट आपकी होनी चाहिए। आप पढ़ना चाहते हो तो आप रीड कर लेना। ओके, आगे देखते हैं। तो इधर दिया हुआ है कि कंपनी जो है वो कौन कौन से डिबेंचर इशू कर सकती है। तो जनरली कंपनी सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू करती है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और डिवेंचर विच कैन बी कन्वर्टेड फुल्ली और पार्टली इनटू इक्विटी शेयर्स। तो ये इधर हमने टाइप्स ऑफ डिवेंचर में ऑलरेडी कवर कर लिया है कि कंपनी जो है कौन कौन से टाइप ऑफ डिवेंचर इशू करती है। जैसे हमने ये भी पढ़ा था कि डिवेंचर्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। रिडीमेबल जो हमको रिडीम करना पड़ता है, रिपे करना पड़ता है, इररिडीमेबल जो हमको रिपे सिर्फ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही करना रहता है। बट हमने ये भी देखा था कि इररिडीमेबल डिबेंचर अब हम इशू नहीं कर सकते एज पर कंपनीज एक्ट। इसीलिए इधर दिया हुआ है ऑल डिबेंचर्स आर रिडीम that is have to be repaid. Okay, company can issue debenture to its member or make public offer or offer it even through a private placement. तो जैसे शेयर्स को अपने मेंबर को दे सकते हैं या पब्लिक इशू कर सकते हैं, एनीवेज वैसे ही हम डिबेंचर्स का क्या कर सकते हैं, या तो पब्लिक ऑफर दे सकते हैं, या तो हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं, या अपने मेंबर को डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। कोई भी फॉर्म में हम किसी को भी डिबेंचर इशू कर सकते हैं। सो ये जो पावर होता है ये किसके पास होता है? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है पावर। अथॉरिटी जो दी जाती है इशू ऑफ डिबेंचर्स करने की, वो पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है। और दूसरी बात बोलिए, कंपनी कैन ऑल्सो लिस्ट इट डिबेंचर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो जो भी आपके डिबेंचर्स है वो आपको लिस्टिंग करवानी पड़ती है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे, अगर आप चाहते हो तो। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो आपको करवाना ही पड़ेगा
पब्लिक लिस्टेड कंपनी अगर हो तो, अगर आप अनलिस्टेड या प्राइवेट कंपनी हो तो उसमें वो ऑप्शनल रहता है। ओके ना, आगे हमने देखा था किसके पास पावर रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये सारी चीजें का पावर रहता है कि कब किसको कितना डिबेंचर इशू करना है। बट ये सारा जो पावर दिया जाता है, जो बोरोइंग पावर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से आता है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 50 लाख डिबेंचर इशू करने का पावर हो, बट कंपनी को अगर 60 लाख इशू करना है डिबेंचर्स, तो उस केस में कंपनी को क्या करना पड़ता है, उस केस में कंपनी को जो बोरोइंग पावर है, जो बोर्ड की बोरोइंग पावर है, वो इंक्रीज करना पड़ता है। और वो इंक्रीज करने के लिए किसका अप्रूवल चाहिए होता है, शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए होता है जनरल मीटिंग में। तो सम टाइम ऐसी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी जो बोरोइंग पावर है वो कम पड़ रही है, तो उस केस में वो ईजीएम बुला के, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, मतलब इमरजेंसी में जो मीटिंग बुलाई जाती है वो बुला के शेयर होल्डर का अप्रूवल लेके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपनी बोरोइंग पावर इंक्रीज कर पाते हैं। तो पॉसिबल है बट थोड़ा टाइम लग जाता है अगर जो आर्टिकल में बोरोइंग पावर दी हुई है वो कम होती है तब। ओके, तो इतना सेक्शन समझा मैंने। ऊपर वाला आपको बोला था कि ऊपर वाला अगर आप चाहो तो आप रीड कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट सो इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अब जो अगला सेक्शन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के रिलेटेड इज वेरियस प्रोविजन ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एज पर कंपनीज एक्ट, कंपनी रूल 2014 एंड सेबी रेगुलेशन। तो ये आपको पॉइंटर्स दिए हुए इस बॉक्स में। अब हम जो कंटेंट दिया हुआ है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 डिबेंचर्स के सारे प्रोविजंस हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं। तो कुछ चीजें समझो इधर, बात मेरी मतलब बहुत इजी है ये चैप्टर। ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के रिलेटेड पढ़ ली है, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर। मैं जब आपको सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर समझा रही थी तो मैं आपको यही बोल रही थी कि ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इन दोनों चैप्टर पे कंट्रोल आ गया तो हो सकता है आगे के चैप्टर आपको बहुत इजी लगे। तो बेसिक अब आपको समझ में आएगा कि व्हाई आई एम रिपीटेडली सेइंग दैट, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो कंटेंट लिए गए हैं वो चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 से ही रिलेटेड है। तो आपको अगर चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 समझा है, इधर भी समझेगा। देखो, सबसे पहले उन्होंने एज पर कंपनीज एक्ट 2013 क्या दिया है कि डिबेंचर्स होल्डर के पास क्या नहीं होता है, कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। सिंपल सी बात है, हमने क्या पढ़ा था कि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं क्या वो कंपनी के ओनर होते हैं? नहीं, वो कंपनी के आउटसाइडर, कंपनी के क्रेडिटर्स माने जाते हैं। तो उनकी जो कुर्सी होती है वो ओनर्स के रूम के बाहर रहती है, मतलब ना ही वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, ना ही वो मीटिंग में डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं, ना ही कोई उनके पास स्पेशल राइट होता है जैसे शेयर होल्डर्स के पास होता है। ये कंपनी के सीधे सीधे आउटसाइडर क्रेडिटर माने जाते हैं। तो इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है, मतलब ही डिस्कशन कोई भी डिसीजन जो है इनके थ्रू नहीं होता है। सो कंपनी कैन नॉट इशू डिवेंचर्स विद वोटिंग राइट, मतलब ऐसे कोई डिवेंचर ही इशू नहीं कर सकते हैं कंपनी जिनके पास वोटिंग राइट हो। सो डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी एंड सो दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट एक्सेप्ट इन द मैटर अफेक्टिंग देम। देखो, ये हमने प्रेफरेंस शेयर्स में भी पढ़ा था कि कभी कभार प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स होल्डर को वोटिंग राइट दी जाती है, बट तभी दी जाएगी जब कुछ डिस्कशन जो होते हैं वो इनके रिलेटेड होते हैं, स्पेसिफिकली इनके राइट्स को इंपैक्ट करने वाले डिसीजंस होते हैं, तो इनको मीटिंग में बैठाया जाएगा या इनका वोटिंग राइट दिया जाएगा इनको। अनलेस एंड अनटिल मोस्ट ऑफ द मीटिंग जो होती है वो ऐसी नहीं होती है। तो जनरल सेंस में अगर बोले, ऑर्डिनरी सेंस में अगर हम बोले तो दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट इन दी कंपनी। नाउ सेकेंड वन इज टाइप ऑफ डिबेंचर्स। तो टाइप ऑफ डिबेंचर हम ऑलरेडी पढ़ के आए। तो कितने टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स होते हैं? तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं,
कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं। तो कन्वर्टेबल में फुल्ली या पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी होते हैं। कहने का मतलब है या तो जो पूरा का पूरा स्टेक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 50 लाख किसी ने हमको एज अ डिबेंचर्स इशू किया, तो इसमें जो 20 लाख है वो कन्वर्टेबल है, बाकी का जो 30 लाख है वो नॉन कन्वर्टेबल है, तो इसको हम बोलेंगे पार्टली कन्वर्टेबल। ठीक है, या कभी कभी होता है पूरा का पूरा आप 50 लाख कौन से डिबेंचर इशू कर रहे हो, कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हो, तो उसको हम फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बोलते हैं। और दूसरा है नॉन कन्वर्टेबल, जिनके पास ऐसा कन्वर्जन का कोई भी राइट नहीं होता है। सो टू इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब भी हम कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करते हैं तो हमको क्या लेना पड़ता है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ता है मेंबर का, जो जनरल मीटिंग में पास करना पड़ता है। क्यों स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ता है? सबसे पहले तो समझो स्पेशल रेजोल्यूशन होता क्या है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब कि जो मीटिंग होगी उसमें जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर बैठे रहेंगे उनका 75% मतलब कि पॉजिटिव डिसीजन आना चाहिए, तभी वो रेजोल्यूशन पास होगा। मतलब अगर 100 इक्विटी शेयर्स आर प्रेजेंट इन मीटिंग, अगर 75 इक्विटी शेयर होल्डर ने हां बोला तभी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो पाएगा और तभी कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू हो पाएगा। अगर उसमें सिर्फ 60 पीपल, अगर 60% ही वोटिंग हमको मिली तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं कहलाता है। तो कभी भी जब भी आप कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करते हो तो आपको कंपल्सरी क्या रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन बिफोर इशूइंग कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ये इसलिए होता है क्योंकि आपको एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्शन देना पड़ता है, क्योंकि फ्यूचर में जाके यही डिबेंचर होल्डर क्या किसमें कन्वर्ट होने वाले हैं, इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट होने वाले हैं। इनके पास थोड़ा पावर आने वाला है, तो एटलीस्ट आप किसको पूछो, एटलीस्ट आप एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को पूछ के आप ये जो भी डिबेंचर्स दे रहे हो कन्वर्टेबल डिबेंचर वो इशू करो। तो विदाउट स्पेशल रेजोल्यूशन यू कांट इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। जो सारे डिबेंचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे डिबेंचर होते हैं वो रिडीमेबल इन नेचर होते हैं। कहने का मतलब है दे हैव टू बी पेड। ऐसे डिबेंचर्स एज पर कंपनीज एक्ट नहीं इशू किए जा सकते जो रीपे ना हो। ठीक है, मतलब इररिडीमेबल डिबेंचर वी कांट इशू एज ऑन डेट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर मैं पूछूं कि एज पर कंपनीज एक्ट हमने कितने टाइप ऑफ डिबेंचर्स देखे, तो आप बोल सकते हो हमने 6 टाइप ऑफ डिबेंचर देखे, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। और हमने लास्ट में यही पढ़ा कि सारे डिबेंचर्स जो होने चाहिए वो कौन से टाइप के होने चाहिए, रिडीमेबल होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज एक्ट डज नॉट अलाउ इररिडीमेबल डिबेंचर टू इशू। ओके, नाउ थर्ड वन इज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडम्पशन। अभी डिबेंचर्स होल्डर्स, डिबेंचर्स जब भी इशू किया जाता है तो एक प्रॉमिस के साथ इशू किया जाता है, अनलाइक शेयर होल्डर। शेयर्स में क्या होता है, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं होता। जो ओनर होते हैं उनको हम कभी प्रॉमिस नहीं करते कि हम इतना परसेंटेज ऑफ डिविडेंड आपको देंगे ही देंगे। बट डिबेंचर्स इशू करते टाइम पे एक कंपल्सरी प्रॉमिस होता है, 2 चीजों का मैंडेटरी प्रॉमिस होता है कि हम आपको आपका इंटरेस्ट टाइम टू टाइम, जो ड्यू डेट हमने आपको लिखी है उससे पहले आपके अकाउंट में आ जाएगा। दूसरा, मैच्योरिटी डेट पे जब आपका रिडम्पशन का टाइम आएगा तो हम आपका जो पेमेंट है वो रिडीम कर देंगे। तो ऐसे प्रॉमिस के साथ ही आप क्या कर सकते हो, डिबेंचर इशू कर सकते हो। सो कंपनी शैल रिडीम द डिबेंचर एंड पे इंटरेस्ट एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देयर इशू। तो शुड, एक्चुअली कंपनी शुड रिडीम दी डिबेंचर। ऐसा कोई आज तक डिबेंचर इशू ही नहीं हुआ है जहां पे आप डिबेंचर को रिडीम नहीं करोगे। ओके, तो आपको करना ही पड़ता है बिकॉज कंपनीज एक्ट मैंडेटरी प्रोवाइड्स दैट। ओके, नाउ जैसे हमने शेयर सर्टिफिकेट पढ़ा था कि शेयर सर्टिफिकेट आपको
2 मंथ में इशू करना पड़ता है, वैसे ही डिबेंचर सर्टिफिकेट अलॉटमेंट के बाद आपको 6 मंथ के अंदर अंदर आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट सारे डिबेंचर होल्डर को इशू करना पड़ता है। सो कंपनी हैज टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट टू डिबेंचर होल्डर विद इन 6 मंथ ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर? नाउ फिफ्थ पॉइंट हमें क्या बोलता है कि जब भी हम डिबेंचर इशू करते हैं तो हमको कंपलसरी क्या क्रिएट करना पड़ता है अपने बैलेंस शीट में, DRR, दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। पहले ये कंसेप्ट समझो क्यों हमको DRR रिजर्व मतलब DR रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। तो क्या होता है, कभी कभी कंपनी में जब डिबेंचर रिडेम्पशन की बारी आती है तो हो सकता है किसी कारण फंड्स की कमी हो जाए, तो इसीलिए कंपनी एक्ट बोलता है कि देखो डिबेंचर्स जो है वो आउटसाइडर है, क्रेडिटर है, उनका पेमेंट टाइम पे होना ही चाहिए। इसीलिए आप पहले ही से ये एक रिजर्व क्रिएट करके रखो ताकि जब इनका पेमेंट करने की बारी आए तो आपके पास ऑलरेडी एक रिजर्व फंड हो जहां से आप सारे डिबेंचर्स का पेमेंट कर सकते हो। तो कितना करना है, कैसे करना है, वो हम आगे के सेक्शन में देखेंगे, बट कंपनीज एक्ट के हिसाब से सिर्फ इतना ही बोला है कि यू हैव टू क्रिएट DRR, दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कहां से क्रिएट करना है? जो प्रॉफिट होता है अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दैट इज जो हम डिविडेंड के थ्रू दे सकते हैं, उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट निकाला जाता है और उसको DRR फंड में रखा जाता है। जैसे कि जो फ्री रिजर्व्स होते हैं, जनरल रिजर्व्स होते हैं, उसमें से थोड़ा सा पैसा कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा, DRR में ट्रांसफर किया जाएगा। और उसका बेसिक आइडिया इतना ही होता है ताकि इमरजेंसी के टाइम पे, ताकि जब इनका पेमेंट करने की बारी आए तो हमारे पास एक स्पेसिफिक अलोकेटेड फंड हो ताकि हम डिबेंचर होल्डर को टाइम पे उनके मेच्योरिटी डेट पे पेमेंट दे पाए विद इंटरेस्ट। सो कंपनी हैज टू क्रिएट अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दिस मनी कैन ओनली बी फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये जो फंड होता है उसका यूज एक ही रहता है। क्या यूज रहता है? ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे यूज होता है? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए, दैट इज रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स के लिए। सो एज पर कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर अमेंडमेंट रूल 2014, MCA हैज रिमूव्ड DRR रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टेड कंपनी, NBFCs एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि MCA ने 2019 में एक नोटिफिकेशन लाया और उस नोटिफिकेशन के थ्रू लिस्टेड कंपनीज को, ऑल लिस्टेड कंपनी, ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनीज एंड ऑल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो भी इस कैटेगरी के अंडर आते हैं उनको DRR फंड के में से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। मतलब उनको DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप इन तीनों टाइप ऑफ कंपनीज में नहीं आते हो तो यू हैव टू कंपल्सरी क्रिएट DRR फंड। ओके, नाउ सिक्स्थ वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। तो ऑलरेडी हमने पहले के चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि जब भी आप डिबेंचर इशू करते हो तो आपको डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करने पड़ते हैं। डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है? तो एक ऐसा थर्ड पार्टी होता है जो कि ना ही वो कंपनी है ना ही डिबेंचर होल्डर है। एक ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जिनको डिबेंचर ट्रस्टी करके बनाया जाता है। ये क्या देखते हैं? तो इनके पास कुछ पावर होते हैं जो वो डिबेंचर होल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए पावर यूज कर सकते हैं। ऑब्लिगेशंस लिखे जाते हैं, मतलब इनके पास एक ट्रस्ट डीड जैसा जो डॉक्यूमेंट है वो साइन करते हैं कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्टीज मिलके, जहां पे पावर होते हैं लिखे हुए डिबेंचर्स ट्रस्टी के, कंपनीज के ऑब्लिगेशंस क्या क्या है वो लिखे जाते हैं और डिबेंचर होल्डर के क्या क्या राइट है। तो एक एग्रीमेंट साइन होता है कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में कि अगर आपने डिबेंचर होल्डर को किसी भी प्रकार से तंग करने की कोशिश की तो डिबेंचर ट्रस्टी जो है आपके खिलाफ NCLT किसी कोर्ट में जाके आपके खिलाफ केस मुकदमा कर सकते हैं। क्योंकि ये जनरली क्यों किया जाता है? जो डिबेंचर होल्डर होते हैं बेचारे छोटे मोटे लोग होते हैं, उनको ज्यादा प्रोविजंस नहीं पता होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए
कंपनीज एक्ट ने कंपल्सरी क्या अपॉइंट करने के लिए बोला है, डिबेंचर ट्रस्टी, जो किसके हित में काम करते हैं और किसके अगेंस्ट काम करते हैं, कंपनी के अगेंस्ट, और किसके हित में, डिबेंचर होल्डर के हित में काम करते हैं। तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी कब अपॉइंट करने की जरूरत है, जब आप इशू कर रहे हो प्रोस्पेक्टस या इनवाइट कर रहे हो मोर देन 500 पीपल को, ठीक है। तो अगर आपका इनविटेशन जो है प्रोस्पेक्टस के थ्रू, इनविटेशन के थ्रू, सर्कुलर के थ्रू 500 पीपल को जा रहा है, चाहे वो पब्लिक हो या मेंबर हो, तो आपको कंपल्सरी 1 या 2 डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। इट इज योर चॉइस कि आप कितने डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना चाहते हो। तो डिबेंचर ट्रस्टी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसको, डिबेंचर होल्डर को। कंपनी हैव टू अपॉइंट ट्रस्टीज बाय एंटरिंग इनटू अ एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया था। तो जो एग्रीमेंट साइन होता है कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में, जहां से सारा प्रोटेक्शन इनको, जहां से सारे राइट मिलते हैं डिबेंचर होल्डर को, उसको हम डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं। ओके, तो ये क्या कौन होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं डिबेंचर होल्डर को। सिंपल सी बात है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच एनसीएलटी। तो एनसीएलटी कौन होते हैं, नेशनल कोर्ट लॉ ट्रिब्यूनल, जो एक्चुअली कंपनी के मैटर्स को सुलझाते हैं। बहुत सारे पावर्स होते हैं, जस्ट लाइक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये कंपनी के रिलेटेड मैटर्स को सुलझाते हैं। तो अगर कभी भी ट्रस्टीज को ऐसा लगा कि डिबेंचर होल्डर को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उनका बहुत कंप्लेन आ रहा है कंपनी के अगेंस्ट, तो दे कैन अप्रोच फॉर द सॉल्यूशन टू एनसीएलटी। If the company default in repaying the principal amount on maturity or default in paying interest on, the debenture trustee can approach the NCLT for readdress. Readdressal मतलब for solution, मतलब कि हम क्या करें, क्योंकि ये कंपनी जो है ना ही पेमेंट कर रही है, ना ही इनको इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, मेच्योरिटी का पेमेंट कर रही है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो डिबेंचर होल्डर किसको अप्रोच करता है, डिबेंचर ट्रस्टीज को अप्रोच करता है। और डिबेंचर ट्रस्टी किसको अप्रोच करता है, एनसीएलटी। देन एनसीएलटी टेक एक्शन अगेंस्ट कंपनी, जो भी उन्हें सूटेबल लगता है ये सारी सिचुएशन देख के। सो एनसीएलटी डायरेक्ट करता है डिफॉल्टिंग कंपनी को कि एज सुन एज आप इनका अमाउंट और इनका इंटरेस्ट जो है वो आप पेमेंट कर दो, वरना हम आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। सो रीएड्रेसल मतलब रेमेडी और compensation and grievances complaint. Now next one, impose restrictions. अभी डिबेंचर ट्रस्टीज के पास एक और राइट होता है कि अगर डिबेंचर ट्रस्टी को ऐसा लग रहा है कि जो कंपनी के असेट है वो बहुत कम गिर सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है डेली कोई ना कोई लाइबिलिटी रेस कर रही है, और हो सकता है कंपनी का जो असेट है मे बिकम शॉर्ट फॉर रिपेइंग डिबेंचर्स होल्डर। तो अगर ऐसा सिचुएशन इनको दिखे कि जो कंपनी के असेट है वो इनसफिशिएंट और हो गए हैं या लाइकली टू बिकम इनसफिशिएंट, मतलब या तो असेट कम गिर गए हैं या तो फ्यूचर में गिर सकते हैं, तो ऐसा जो डिबेंचर्स ट्रस्टीज हैं वो किसको अप्रोच कर सकते हैं, एनसीएलटी को। और एनसीएलटी ऑर्डर करेगी कंपनी को कि आप तुरंत से तुरंत अपनी जो लाइबिलिटी आप दिन भर क्रिएट कर रहे हो उसको आप मत क्रिएट करो। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जो है डिबेंचर ट्रस्टी के थ्रू जो एनसीएलटी है वो कंपनी के ऊपर लगा सकती है। तो देखो क्या होता है, एनसीएलटी कोर्ट होती है, डिबेंचर ट्रस्टी पर्टिकुलर कंपनी टू कंपनी देख रही होती है, ऑब्जर्व कर रही होती है। अगर ऐसा सिचुएशन आया तो डिबेंचर ट्रस्टी जो है वो तुरंत खबर करेगा एनसीएलटी को, और एनसीएलटी तुरंत डायरेक्ट करेगा कि ऐसा अब और लाइबिलिटी रेज मत करो। तो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ किस लिए हो रही है, जस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर, कि फ्यूचर में ऐसा ना हो कि इस कंपनी के पास पैसे ही ना बचे, ये इतने लाइबिलिटी रेज कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, नाउ अगर आपने कोई भी प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के फॉलो नहीं किए तो आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से
कंपनी या जो भी ऑफिसर्स हैं, दैट इज डायरेक्टर, सीएस, की मैनेजरियल पर्सन, उनको फाइन लग सकता है, उनको इम्प्रिजनमेंट दैट इज जेल की सजा हो सकती है, या फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकता है। तो इधर बहुत सारे ऐसे सेक्शंस है जो आपको कितना फाइन, कितने जेल की सजा होगी, कितना क्या है, वो पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट में लिखा है, बट आपको इतना डिटेल में इधर नहीं दिया गया और हमको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जानने की बात है कि अगर आपने ऊपर दिए गए एक भी प्रोविजंस को तोड़ा, ब्रीच किया, तो एज पर कंपनीज एक्ट आपको जो भी कंपनी है, ऑफिसर्स है उनको फाइन लग सकता है, उनको जेल की सजा हो सकती है, या दोनों हो सकता है। तो ये है हमारा सारा प्रोविजन रिलेटिंग टू डिबेंचर्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जितने भी हमने 9 पॉइंट देखे वो थे कंपनीज एक्ट के हिसाब से। अभी नेक्स्ट लेक्चर में जो हम देखेंगे वो हम रूल के हिसाब से क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं डिबेंचर्स के रिलेटेड वो देखेंगे। आई होप आपको ये जो सारा मैंने आपको समझाया है डिबेंचर्स के रिलेटेड वो आपको अच्छी तरह से समझ गया हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप क्या करना, लाइक कर देना, और तुरंत हम 1 by 1 वीडियोस में अपलोड कर ही रही हूं, तो आपके एग्जाम्स को ये बहुत काम आने वाला है अगर आप ये अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर स्टडिंग एंड कीप मी अपडेट कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसा चल रहा है आपका, कॉलेजेस में क्या चल रहा है, हम स्लो जा रहे हैं, फास्ट जा रहे हैं, उसके लिए भी आप मुझे अपडेट दे सकते हो कमेंट सेक्शंस के थ्रू। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है अपना चैप्टर नंबर 4 से 4.12 दैट इज प्रोविजन एज पर कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 रूल 18। ठीक है, नाउ सबसे पहला, जैसे कि हमने देखा था कि कंपनीज एक्ट में कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं वो हमको कंपलसरी फॉलो करने पड़ेंगे, वैसे ही कुछ रूल में दिए हुए हैं जो हमको डिबेंचर्स के रिलेटेड प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जब भी हम डिबेंचर इशू करते हैं तो सबसे पहले वो डिबेंचर का जो टेन्योर है वो क्या होना चाहिए, 10 ईयर से ज्यादा का टेन्योर नहीं हो सकता है। मतलब मैक्सिमम कितने साल में हमको रिडीम करना पड़ेगा, विद इन 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। सिर्फ कुछ ही कंपनी को, दैट इज जैसे कि इधर लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और कंपनी परमिटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई, यही कुछ कंपनीज हैं जिनको बियॉन्ड 10 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स अलाउड है इशू करने को डिबेंचर्स। मतलब कि उसी पीरियड, मतलब कि सिर्फ ये कुछ कंपनीज हैं जो 30 ईयर तक डिबेंचर इशू कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल अगर वो इस कैटेगरी की कंपनीज में नहीं आते हैं तो इनको मैक्सिमम कितने साल का डिबेंचर्स इशू करना अलाउड है, कितने टेन्योर का, तो 10 ईयर्स के टेन्योर का अलाउड है। मतलब रिडेम्पशन पीरियड कितने दिन में आ जाना चाहिए, कितने साल में, 10 ईयर में आ जाना चाहिए। नाउ सेकेंड जो एज पर रूल दिया हुआ है वो ऐसा बोल रहा है कि आपको अपने सारे असेट पे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। अभी ये चार्ज मतलब होता क्या है, तो चार्ज बेसिकली होता है कि आपको जब भी आप डिबेंचर इशू करोगे तो उनको सम टाइप ऑफ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। जैसे आपने देखा होगा जब भी आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक आपसे क्या मांगती है, सिक्योरिटी मांगती है, या तो आपका घर या तो आपका कोई असेट, कोई भी चीज होती है तो उस पे आपको सिक्योरिटी, कोई भी लोन होता है तो उस पे आपको एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है। मतलब ये सिक्योरिटी क्यों काम आती है बैंक को, कि अगर आपने बाय चांस डिफॉल्ट किया इन रिपेमेंट ऑफ लोन तो वो जो सिक्योरिटी आपने दी है बैंक के पास वो सिक्योरिटी बैंक जो है जब्त कर लेती है और वो बेच के मार्केट में उससे जितने भी पैसे आपके ड्यूज थे लोन के ऊपर वो रिकवर करके आपको बाकी के पैसे दे देती है। वैसा ही कुछ केस कंपनी एंड डिबेंचर्स के बीच में होता है। अभी कंपनी ने क्या लिया हुआ है, डिबेंचर से लोन लिया हुआ, एज गुड एज लोन ही है,
तो जब भी अगर जो कंपनी है वो डिफॉल्ट करती है इन रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट, तो डिबेंचर्स के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो जो सिक्योरिटी, जो चार्ज क्रिएटेड असेट है, वो असेट लेके उसको मार्केट में बेच के अपना जो भी ड्यू अमाउंट था वो रिकवर कर सकती है। मतलब आप देख रहे हो कि डिबेंचर्स को बहुत सारी सिक्योरिटी दी जाती है। मतलब इतना तो शेयर होल्डर्स को भी नहीं दी जाती जितना डिबेंचर्स होल्डर को दी जाती है। तो जहां से भी इनको प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, सेबी कंपनीज एक्ट रूल ने सारा प्रोविजंस करके रखा है कि जहां जहां से इनको सिक्योरिटी मिल सकती है। So company has to create a charge on the asset of company, subsidiary company और holding company। तो जो भी, चाहे वो कंपनी की असेट हो, चाहे वो सब्सिडरी कंपनी की असेट हो या होल्डिंग कंपनी की, मतलब होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, आई होप आप लोगों को पता हो, ठीक है। मतलब कि होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जब किसी कंपनी के मोर देन 50% ऑफ शेयर्स होल्ड किए हुए हैं दूसरी कंपनी ने, तो वो कंपनी क्या बन जाती है, होल्डिंग कंपनी, और जिसके होल्ड किए हुए हैं वो बन जाती है सब्सिडरी कंपनी। तो आप किसी भी कंपनी, चाहे वो कंपनी हो या उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हो या होल्डिंग कंपनी हो, उनके असेट से चार्ज क्रिएट करके कंपनी रख सकती है, मतलब रखना ही पड़ेगा। और दूसरा, जो भी चार्ज है, जितना भी चार्ज क्रिएट किया गया है, वो एश्योर करना पड़ेगा आपको कि वो सारे जो डिबेंचर्स इशू किए हैं वो इंटायर वैल्यू को कवर कर रहा है कि नहीं। मतलब कि अगर आपने 10 लाख का डिबेंचर इशू किया है और प्लस उस पे ड्यू इंटरेस्ट बन रहा है फॉर एग्जांपल 2 लाख, तो आपको ये एश्योर करना पड़ेगा कि जितना भी आप चार्ज क्रिएट करो मस्ट बी इक्वल टू 12 लाख और मोर देन 12 लाख, ठीक है। मतलब कि डिबेंचर्स को पूरी तरह से सिक्योरिटी थ्रू चार्ज मिलनी चाहिए। इसीलिए वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होना चाहिए, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना होना चाहिए, 12 लाख का होना ही चाहिए। So if the government company issues secure debenture which has central or state government guarantee, then it need not create any charge on asset। सिर्फ इतना एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी निकली, और हमने पढ़ा हुआ है गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, जिसमें मोर देन 51% जो रहता है वो किसका स्टेक रहता है, गवर्नमेंट का रहता है, या तो स्टेट या तो सेंट्रल या तो बोथ, ठीक है। तो ऐसी अगर गवर्नमेंट कंपनी है और उस गवर्नमेंट कंपनी ने अगर सिक्योर डिबेंचर इशू किया हुआ है और उस सिक्योर डिबेंचर को गारंटी मिली हुई है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से, तो उसमें चार्ज नहीं भी क्रिएट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको प्रोविजन में ही बोला हुआ है कि गवर्नमेंट कंपनी अगर चाहे तो गारंटी के थ्रू, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के गारंटी के थ्रू चार्ज क्रिएट कर सकती है। दे डू नॉट हैव टू क्रिएट चार्ज ऑन असेट। क्लियर, समझा? धीरे धीरे जाओगे आपको इजिली जो प्रोविजंस है वो समझ जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि जो एसपी है थोड़ा लोगों को, बच्चों को टफ लगता है जस्ट बिकॉज उसमें बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं और ये मेरे को थोड़ा सीरियस टाइप से ही पढ़ाना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम आप ना सारंग सर की तरह फन वे में पढ़ाते नहीं हो, आपका लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड मेरे लेक्चर्स बोरिंग हो जाते हैं। एक तो सबसे पहले ये समझ लो, मैंने एक और वीडियो में आप लोगों को बोला है कि मैं सारंग सर नहीं हूं। मेरा जो मेथड है पढ़ाने का वो सारंग सर या किसी भी टीचर से बहुत अलग है। आई फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और खासकर एसपी जो सब्जेक्ट है वो बहुत सारे प्रोविजन से मिला हुआ है, मतलब प्रोविजन से बना हुआ सब्जेक्ट है। तो इसमें मैं आपको फन वे कुछ ऐड कर, जहां पे मुझसे पॉसिबल होता है वहां पे मैं आपको है ना थोड़ा सा फन वे में लेके जा सकती हूँ। बट आई मेनली वांट कि अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, रादर देन जो फन पार्ट है वो क्लियर करने के लिए, है ना। मतलब फन पार्ट को अवॉइड करके अगर हम ये ज्यादा इस पे फोकस करेंगे तो आपका फायदा इसमें ज्यादा है, ठीक है। चलो ना, थर्ड वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। तो ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि आपको किसी भी कंपनी में क्या करना पड़ता है, अपॉइंट करना पड़ता है डिबेंचर ट्रस्टी को। सो बिफोर इशूइंग प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर द कंपनी हैज टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी, कंपनी हैज टू एग्जीक्यूट ट्रस्ट डीड। हमने लास्ट जब हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था, देखो 6th वाला पॉइंट से ही रिलेटेड है कि जब भी कंपनी इशू करती है
सिक्योर डिबेंचर्स या 500 लोगों से ज्यादा डिबेंचर्स इनवाइट करती है, तो उस केस में डिबेंचर ट्रस्टी और ट्रस्ट डीड बनाना जरूरी होता है। ट्रस्ट डीड में क्या लिखे जाते हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे जाते हैं एंड द ट्रस्टीज एंड क्लियरली स्टेट द रोल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। तो ट्रस्ट डीड में क्या होते हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो कंपनी एंड ट्रस्टीज के बीच में डिसाइड हुआ है, व्हाट आर द रोल ऑफ कंपनी, व्हाट आर द रोल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, वो सारी चीजें उसमें लिखी जाती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल फोकस ऑन फोर्थ पॉइंट, क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अगर आपको याद होगा तो आपने ऑलरेडी ये चीज पढ़ लिया है एज पर कंपनीज एक्ट कि हमको क्या क्रिएट करना पड़ता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हमको क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, फ्रॉम वेयर, तो जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वहां से हमको पार्ट प्रॉफिट निकाल के हमको डीआरआर स्पेसिफिकली एक अकाउंट बनाना पड़ता है, जो कि स्पेसिफिकली किसके लिए यूज होगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए, दैट इज रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स के लिए यूज होगा। बट मैंने आपको बोला था कितना, कब, क्या और कैसे ट्रांसफर करना है, तो इधर वो आपको क्लैरिटी आएगी। सिर्फ 2 मिनट मेरे पास फोकस करना। तो कंपनी हैज टू क्रिएट डीआरआर अकाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब कितना, सो कंपनी हैज टू मेंटेन एटलीस्ट 25% ऑफ वैल्यू ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इन डीआरआर अकाउंट। तो जितना भी कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर मतलब समझ रहे हो, जितना भी कंपनी को पेमेंट करना है, मतलब जितना भी आउटस्टैंडिंग है, चाहे वो अगले साल ड्यू हो रहा हो ना हो रहा हो, बट टोटल जितना भी डिबेंचर्स है कंपनी के पास जो फ्यूचर में रिपेमेंट के लिए आ सकता है, तो उसका जो 25% जो भी आएगा वो आपको डीआरआर फंड में, डीआरआर अकाउंट में उतना अमाउंट रखना ही पड़ेगा फॉर रिडम्पशन ऑफ रिजर्व। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर दूं तो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक बैलेंस शीट है जिसमें डिबेंचर्स जो ड्यू है वो 1 लाख रुपीस आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स में कौन सा अमाउंट को पकड़ूंगी, 1 लाख को। तो इसका जो 25% बनता है, 25% कितना बनेगा, 25,000। ये 25,000 जो है मेरे डीआरआर अकाउंट में होना ही चाहिए जब भी मेरे बैलेंस शीट में ये दिख रहा हो कि 1 लाख इज ड्यू, मतलब 1 लाख इज माय आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। तो सिंपल सी बात है, ये डीआरआर आपका मेंटेन होना चाहिए 25,000, मतलब कि टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का 25% आपके डीआरआर अकाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। इतना ही बोला हुआ है, बेसिक थिंग। और दूसरा क्या बोला हुआ है कि company has to invest or deposit on or before 30th April each year a sum not less than 15% of amount of your debenture maturing the year ending on 31st March next year। अच्छा, तो एक और बात है कि फॉर एग्जाम्पल अभी टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स कितना था, 1 लाख था। अब फॉर एग्जाम्पल इस डिबेंचर्स में जो नेक्स्ट ईयर पे करना है, मतलब कि अभी फॉर एग्जाम्पल हमारा ये 31 मार्च 2023 का बैलेंस शीट है। ठीक है, एज ऑन बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। अभी इस आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स में से फॉर एग्जाम्पल 50,000 जो है वो मुझे नेक्स्ट ईयर पेमेंट के लिए आ सकता है। ठीक है, ओके। सो अगर इतने डिबेंचर्स में से मेरे 50,000 जो डिबेंचर्स है वो फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2024 को क्या हो रहे हो, मेच्योर हो रहे हो, तो उन्होंने बोला है कि आपका 30th अप्रैल से पहले, कौन से 30th अप्रैल से पहले, 30th अप्रैल 2023 से पहले आपका 50,000 में से 15%, मतलब 50,000 जो है
उसका 15% दैट इज 7,500 आपका कहीं पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मतलब कि इधर 7,500 का अमाउंट आएगा। समझा कि नहीं समझा? मैं अगेन आपको बता रही हूं, सबसे पहले आपको डीआरआर अकाउंट में डालने के लिए फंड का अमाउंट बोला हुआ है, वो कितना होना चाहिए, जितना भी आपका टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है उसका जो 25% है वो आपको मेंटेन करना है डीआरआर अकाउंट में, दैट इज 25,000। अब दूसरी बात यह है कि आपको एक इन्वेस्टमेंट करना है। कितने का इन्वेस्टमेंट करना है तो वो आपको पता लगेगा कि आपका मिच्योर कितना हो रहा है नेक्स्ट ईयर। तो आउट ऑफ 1 लाख मैंने अज्यूम किया कि मेरा मिच्योर अमाउंट कितना है नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2024 में, तो मेरा मेच्योरिटी अमाउंट 50,000 है। उसका जो 15% है दैट इज 50,000 का 15% विल कम 7,500। तो वो 7,500 का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको बिफोर 30th अप्रैल 2023 से पहले करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट कहां से होता है? इन्वेस्टमेंट आपके बैंक अकाउंट से। जो भी बैंक अकाउंट में प्रेजेंट फंड है उसमें आप वो फंड कहीं पे आप इन्वेस्ट कर दो, मतलब उसमें से एटलीस्ट 15%, 20% भी कर सकते हो, 25% भी कर सकते हो, बट उन्होंने क्या बोला है कि एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 15% तो होना ही चाहिए। और डीआरआर फंड कहां से क्रिएट होगा? तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड वहां से होगा। और इन्वेस्टमेंट कहां से होगा? तो ऑफ कोर्स ये बताने वाली बात नहीं है, बैंक से होगा। बैंक से अमाउंट हम ट्रांसफर किसी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कर देंगे, या आप डिपॉजिट कर सकते हो, एफडी वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि उधर दोनों वर्ड यूज किए, इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट। बट उसका ड्यू डेट क्या है? 30th अप्रैल 2023 से पहले होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया हो जो भी मैंने आपको बोला है। यही सिर्फ थोड़ा सा इधर उधर मतलब कंफ्यूजन वाली बात थी, बाकी सारी तो इजी ही थी। सो मनी फ्रॉम दिस अकाउंट इज यूज फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो दोनों अकाउंट, जो भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने बनाया और जो डीआरआर अकाउंट हमने बनाया, वो दोनों अकाउंट किस लिए यूज होता है? वो होता है फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बस यही मेन एम है कि जो रिडम्पशन के टाइम पे जो अमाउंट है वो कम ना गिर जाना चाहिए, इसीलिए वो पूरी की पूरी चीजें एश्योर करना चाहते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू या चाहे वो डीआरआर के थ्रू। क्लियर? नाउ 4.1.3 जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिक्वायरमेंट एज पर सेबी फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। मतलब कि एज पर सेबी कौन कौन से रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करने पड़ सकते हैं, वो सारे प्रोविजंस हम इधर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला हुआ है मिनिमम सब्सक्रिप्शंस के रिगार्डिंग। तो हमने शेयर्स के रिगार्डिंग ऑलरेडी मिनिमम सब्सक्रिप्शन देख लिया, और मेरे को परसेंटेज बोलो कितना है शेयर्स के रिलेटेड की मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, इट इज 90%। ठीक है, कि जब भी हम पब्लिक इशू करते हैं तो हमें मिनिमम कितना कलेक्शन करना पड़ता है? 90% करना ही पड़ता है, अदरवाइज हमें सारा अमाउंट जो है वो रिफंड कर देना पड़ता है विद इन स्पेसिफाइड डेट। तो वैसे ही डिबेंचर्स के केस में दिया हुआ है कि आपको जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा फॉर पब्लिक इशू इज 75% ऑफ बेस इशू साइज ऑफ 100 करोड़ रुपीज। सो अगर आप 100 करोड़ रुपीज रेस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको 75% अमाउंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो कलेक्ट करना ही पड़ेगा। और अगर आपने उतना भी कलेक्ट नहीं किया तो एज पर सेबी रेगुलेशंस आपको वो इंटायर मनी जो भी रिसीव हुआ है 75% से कम, वो आपको रिफंड करना पड़ेगा विद इन 12 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। मतलब जब आपका जो इशू है, पब्लिक इशू का जो आपका क्लोजर डेट है, वो डेट से आपको 12 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? सारे अमाउंट रिफंड करने पड़ेंगे अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर पब्लिक इशू कलेक्ट नहीं हुआ तो। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर डिबेंचर्स कितने हैं? 75% ऑफ बेस इशू साइज ऑफ 100 करोड़, ये याद रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का भी
कंसेप्ट समझा दिया है। इधर हमारा जो पब्लिक इशू है वो अंडर सब्सक्राइब होता है, एट पार सब्सक्राइब होता है या ओवर सब्सक्राइब होता है। अंडर सब्सक्राइब मतलब जितना हमने पब्लिक इशू किया उससे कम सब्सक्राइब हुआ, एट पार मतलब जितना हमने पब्लिक इशू किया उतना सब्सक्राइब हुआ, और ओवर सब्सक्राइब मतलब जितना हमने इशू किया उससे हमको कई ज्यादा रिस्पॉन्स आया और पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। तो जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो क्वेश्चन इज दैट कि कैन बी रिटेन्ड वो ओवर जो सब्सक्राइब हुआ है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने 50 लाख इशू किया है तो जो 50 लाख से ज्यादा मतलब कि हमें रिस्पॉन्स मिला, हमें लोगों से 100 लाख मिला, मतलब कि 1 करोड़ रुपीस हमको ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो कैन वी रिटेन दैट। तो उन्होंने बोला है कि आप रिटेन कर सकते हो 100% तक का अमाउंट। मतलब अगर आप देखो तो 50 लाख का 100% कितना होगा, 100% विल बी 50 लाख, है ना। 100% 50 लाख का कितना होगा, 50 लाख। मतलब आप 50 लाख तो एट पार रिटेन करोगे ही करोगे, प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन आप कितना तक रिटेन कर सकते हो, ओनली 100% ऑफ बेस इशू साइज, मतलब ही 50 लाख और आप रिटेन कर सकते हो डिवेंचर्स के केस में। वही शेयर्स के केस में अगर आपको याद होगा तो शेयर्स के केस में 10% का रिटेंशन अलाउड था, बट इधर 100% का रिटेंशन अलाउड है। सो कंपनी कैन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन मनी अप टू मैक्सिमम 100% ऑफ बेस इशू साइज ऑफ एनी लोअर लिमिट एज स्पेसिफाइड इन ऑफर लेटर और ऑफर और प्रोस्पेक्टस। ओके, नाउ अंडर राइटिंग का भी कंसेप्ट हमने बहुत बार किया हुआ है कि जब आपको ये डाउट होता है कि आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो कहीं अंडर सब्सक्राइब ना हो जाए, तो आप उस केस में क्या कर लेते हो, एक अंडर राइटर को अपॉइंट कर लेते हो। अंडर राइटर क्या करता है, जो भी अनसोल्ड डिबेंचर्स रहते हैं मार्केट में वो आपका खरीद लेता है, ताकि आपकी रिफंड की जो नौबत है वो ना आए। सो कंपनी में एंटर इनटू अंडर राइटिंग एग्रीमेंट विद अंडर राइटर्स ऑफ इट्स पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर। अपॉइंटमेंट ऑफ अंडर राइटर मस्ट बी मेंशन इन दी ऑफर लेटर और ऑफर और प्रोस्पेक्टस। तो जो भी चीजें हैं, अंडर राइटर कौन है, अंडर राइटिंग कैसे होने वाला है, वो सारी चीजें मेंशन होना चाहिए आपके इस डॉक्यूमेंट में। कहने का मतलब यही है कि एज पर सेबी आपको कौन अपॉइंट करना पड़ेगा, आपको अंडर राइटर अपॉइंटमेंट करने पढ़ सकते हैं। नाउ फोर्थ वन इज क्रेडिट रेटिंग। अभी ये क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, जब भी आप डिबेंचर्स इशू करते हो तो डिबेंचर्स कौन होते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं। तो अब वो जब भी आपका प्रोस्पेक्टस या ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर पढ़ेंगे तो आपका रेटिंग देखेंगे कि आपका क्रेडिट वर्दीनेस कितना है, मार्केट में आपका आपने कहीं डिफॉल्ट तो नहीं किया है। तो उस बेसिस पे जो क्रिसिल होती है, उस बेसिस पे क्रिसिल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो आपको एक रेटिंग देती है। तो उस रेटिंग से बाहर वाले लोगों को, पब्लिक को, जनरल पब्लिक को पता चलता है कि ये कितना ट्रस्टवर्दी कंपनी है, वेदर वी शुड गो फॉर डिबेंचर इन दिस कंपनी और नॉट। इससे हमको ये सारी चीजें पता चलती है। तो सेबी ने ये कंपल्सरी कर रखा है कि जब भी आप डिबेंचर इशू करोगे तो आपको क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ेगी, और वो क्रेडिट रेटिंग जो है वो कहां पे मेंशन करनी पड़ेगी, आपके ऑफर लेटर ऑफ ऑफर और प्रोस्पेक्टस में मेंशन करनी पड़ेगी। बार बार आपको शायद ये डाउट आ रहा होगा कि ऑफर लेटर ऑफ ऑफर और प्रोस्पेक्टस में क्या डिफरेंस है, वो नेक्स्ट टॉपिक में कवर हो जाएगा, इसलिए मैं इधर थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें दिया हुआ है स्पेसिफिकली कि हम ये तीनों डॉक्यूमेंट कब और किसको इशू करते हैं। सो ये लास्ट वाला पॉइंट, आपको फोर्थ वाला पॉइंट समझा कि जब भी आप पब्लिक इशू करोगे या राइट इशू करोगे तो आपको अपने प्रोस्पेक्टस में क्या देना पड़ेगा, आपको क्रेडिट रेटिंग देना पड़ेगा फ्रॉम वन और मोर रेटिंग एजेंसी। दिस रेटिंग शुड बी मेंशन इन दी ऑफर लेटर। तो वो रेटिंग जो है इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आपके उस डॉक्यूमेंट जो आप पब्लिक को देते हो या मेंबर को देते हो या आप प्राइवेट प्लेसमेंट में इंस्टीट्यूट को देते हो, तो उसमें वो रेटिंग मेंशन होनी चाहिए, ताकि जो सामने वाला पार्टी है दे कैन मेक
informed, they can make a informed decision कि whether they should go for this company or not. Okay, so ये था हमारा as per SEBI regulations regarding issue of debenture. तो आपको सारे पॉइंट पक्का क्लियर हुए हैं। अगर आप ये लेक्चर्स तुरंत देखते हो और आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कर देना कि मैम हमको ये डाउट जो है वो क्लियर नहीं हुआ, ताकि होगा क्या कि मैं तुरंत नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपके लिए बनाने वाली हूं, जो होने वाला है प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर, उस लेक्चर में मैं आपको सारा वो जो भी डाउट है वो क्लैरिफाई कर दूं और कोई भी डाउट एग्जाम के टाइम तक ना बचे। वैसे हम सारे जो भी आप डाउट मुझे भेजते रहते हो वो मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी, उसका भी टेंशन मत लेना। बट यही है कि आपका उस पर डाउट जरूर आना चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। मेरे को तो यही समझ रहा है कि आई एम गिविंग माई बेस्ट एंड यू आर ऑल्सो गिविंग बेस्ट, और आपके जरूर अच्छे मार्क्स आएंगे एंड आई एम होपिंग कि आप ये सारे वीडियोस कंप्लीटली देख रहे हो। सो आई होप यू लाइक दी लेक्चर्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करना जरूर है, और अगर आपको ये भी बताना है कि आपको वीडियोस में क्या अच्छी चीज लग रही है, क्या बुरी चीज लग रही है, या कैसा स्पीड है अपना, कॉलेज के साथ जा रहे हैं, कॉलेज के पीछे जा रहे हैं, क्या स्टेटस है आप लोगों का, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मेरे वीडियोस पे मुझे कमेंट्स आते हैं तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का लेक्चर है हमारा प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इससे पहले सारे जो टॉपिक थे हमारे वो कवर हो चुके हैं ना। आई होप आपको ये चैप्टर समझ रहा हो। वैसे बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को डिफिकल्ट समझते हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे प्रोविजन वाइज समझ के जाओगे कंसेप्चुअली तो ये चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी आपका अच्छी तरह से हो जाएगा, और इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे वो अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये वाला टॉपिक है, दैट इज प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। जैसे आपने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के प्रोसीजर्स देखे थे, वैसे ही आप इधर प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स देखने वाले हो कि जब भी कंपनी इशू करती है डिबेंचर तो व्हाट आर द स्टेप टू बी फॉलोड टू इशू डिबेंचर्स इन द मार्केट। तो उन्होंने देखो 11 स्टेप दिए हैं जो डिटेल में इन्होंने नेक्स्ट पेज पे आपको समझा रखा है कि सबसे पहले उनको क्या पास करना पड़ेगा। सबसे पहले उनको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग का। देखो किसके पास अथॉरिटी होती है, बोर्ड के पास अथॉरिटी होती है कि किसको अलॉट करना है, किसको अलॉट नहीं करना है, लेकिन उससे भी पहले मतलब इशू करने के लिए एक बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, और उस बोर्ड मीटिंग में बहुत सारे चीजें डिस्कस की जाती है, जैसे कि सबसे पहले कि हमको कितने अमाउंट का और कौन से टाइप का डिबेंचर इशू करना है, विद विच टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब उसका परसेंटेज क्या होना चाहिए, उसके कंडीशंस क्या होने चाहिए, टर्म कितने टेन्योर के लिए होना चाहिए। तो ये सारी चीजें फर्स्ट डिस्कशन में आएंगी कि व्हाट आर द अमाउंट एंड व्हाट इज द टाइप एंड टर्म्स एंड कंडीशन टू इशू द डिबेंचर्स। ये फिर फाइनल हो गया। तो उसके बाद जो हमारा प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर एंड लेटर ऑफ ऑफर होता है, याद होगा मैंने आपको ये तीनों चीज बोला था कि हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में कि प्रोस्पेक्टस कब इशू किया जाता है, ऑफर लेटर कब इशू किया जाता है और लेटर ऑफ ऑफर कब इशू किया जाता है। तो प्लीज ध्यान देना, आपके 6 पॉइंट में ये चीज डिस्कस की हुई है कि जब हम पब्लिक को डिबेंचर इशू करते हैं तो वी नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस। जब हम पब्लिक को डिबेंचर इशू करते हैं तो वी नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस। लेकिन वही जब हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे होते हैं तो हमको ऑफर लेटर इशू करने की जरूरत होती है, और जब हम राइट इशू कर रहे होते हैं तो हमको लेटर ऑफ ऑफर इशू करने की जरूरत होती है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट का काम एक जैसा है, लेकिन व्हाट आर द पीपल जिनको हम इशू कर रहे हैं, क्या वो राइट इशू के अंडर आ रहे हैं, क्या वो प्राइवेट प्लेसमेंट के अंडर आ रहे हैं या पब्लिक इशू के अंडर आ रहे हैं, उसके हिसाब से ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे वो अप्रूव करेंगे ईदर
प्रोस्पेक्टस अप्रूव किया जाएगा, अगर ऑफर लेटर इशू कर रहे तो ऑफर लेटर अप्रूव किया जाएगा, लेटर ऑफ ऑफर अप्रूव इन द सेंस वो चेक करेंगे कि जो भी मटेरियल लिखा है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट बना है क्या वो एज पर प्रोविजंस, एज पर जो भी चीजें हैं, रिक्वायरमेंट है उसको बनाने के, क्या वो फुलफिल हुए हैं। अगर हुए हैं तो प्रोस्पेक्टस उसे टिक मार्क अप्रूव कर देगा। नेक्स्ट वन इज, आप हमको पता है जब भी हम डिबेंचर इशू करते हैं तो हमको 1 या 2 डिबेंचर ट्रस्टी क्या करना पड़ता है, अपॉइंट करना पड़ता है फ्रॉम मार्केट। तो वो अपॉइंटमेंट जो है वो अप्रूव होना चाहिए बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड गेट देयर रिटन कंसेंट। रिटन कंसेंट मतलब उनकी रजामंदी लेनी पड़ेगी ऑन डॉक्यूमेंट कि यस यू आर रेडी टू बी आर डिबेंचर ट्रस्टी, बस उसी का आप हमको ऑन पेपर अपना कंसेंट, अपनी रजामंदी दे दो। तो ये भी अप्रूव हो जाएगा बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि यस वी आर रेडी टू अपॉइंट डिबेंचर XYZ इंस्टीट्यूट एज अ डिबेंचर ट्रस्टी। थर्ड मैटर हो गया। नाउ फोर्थ वन इज, हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी हम डिबेंचर इशू करते हैं तो उनको क्या देना पड़ता है, असेट पे चार्ज देना पड़ता है, उनको समवट सिक्योरिटी देनी पड़ती है ताकि उनको सेफ फील हो। क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम कौन से डिबेंचर इशू करते हैं, सिक्योर डिबेंचर इशू करते हैं, और सिक्योर डिबेंचर में ये मैंडेटरी है कि हमको चार्ज ऑन असेट क्रिएट करना ही पड़ता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस चीज को ऑथराइज करेगा कि जो भी असेट पे चार्ज क्रिएट हुआ है, सो यस वी आर ऑथराइजिंग कि डिबेंचर जो है उस पे चार्ज क्रिएटेड असेट ले सकते हैं। नाउ फिफ्थ वन इज एक्चुअली सेकंड पॉइंट सिमिलर है एंड इधर का फिफ्थ पॉइंट सिमिलर है कि हमने पढ़ा था कि अगर डिबेंचर इशू करने के लिए डायरेक्टर की जो लिमिट, बोरोइंग पावर की जो लिमिट है वो कम गिर जाती है, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर 50 लाख डिबेंचर इशू करने का ही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बट एक्चुअली इशू कितना करना है, 60 लाख करना है। तो देर इज अ डेफिशिएंसी। तो इस केस में क्या किया जाएगा, इस केस में मैंने आपको बोला था, इस केस में हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा मेंबर की मीटिंग बुला के। बट अब देखो, जब भी हम इमरजेंसी में ऐसी मीटिंग बुलाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्यों बुलानी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड की जो बोरोइंग पावर है वो हमको इंक्रीज करनी है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर बोरोइंग पावर कम गिर रही है तो आपको फिफ्थ पॉइंट के हिसाब से एंड सेकंड पॉइंट के हिसाब से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग से आपको विद बाय टेकिंग स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर अप्रूवल आपको वो चीज फुलफिल करनी है। क्लियर? सेकंड पॉइंट और उधर का जो फिफ्थ पॉइंट है, ऊपर वाला फर्स्ट पॉइंट का फिफ्थ पॉइंट, वो सिमिलर है। नाउ सिक्स्थ वन इज ऑथराइज बोर्ड टू ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर रिसीविंग मनी फ्रॉम द एप्लीकेंट। अभी ये चीज हमने डिविडेंड में भी हम देखते हैं कि जब भी, या शेयर्स में भी देखते हैं कि जब भी हमको पैसा आता है पब्लिक से तो वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा आना चाहिए। नॉर्मल बैंक अकाउंट जो ऑलरेडी कंपनी का यूजुअल बैंक अकाउंट है उसमें पैसा एप्लीकेंट्स का नहीं आता है, उसके लिए हमको सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ये मैंडेटरी है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वही ऑथराइज करना है मीटिंग में कि हमको कौन से बैंक के पास कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करना है जिसमें कि हम जो भी एप्लीकेंट का पैसा आएगा उसमें वो पैसा डिपॉजिट रहेगा। मतलब उसको सेपरेट रखने के लिए हमको सेपरेट बैंक अकाउंट चाहिए रहता है, वो जो एप्लीकेंट का पैसा रहता है यूजुअल बैंक अकाउंट में नहीं रहता है। तो ये 6 पॉइंट आपको फर्स्ट पॉइंट में याद रखना है कि जब भी बोर्ड मीटिंग होगा तो आपको ये 6 के 6 चीज फुलफिल करनी है एंड देन आगे बढ़ना है सेकंड पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट तो हमने वैसे भी फिफ्थ सब पॉइंट ऑफ फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया है। नाउ वी मूविंग ऑन थर्ड पॉइंट, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। जब हम
प्रोविजंस पढ़ रहे थे ऊपर सेबी गाइडलाइन के हिसाब से, तो आपने फोर्थ पॉइंट याद होगा, मैंने उधर आपके साथ डिस्कस किया था कि जब भी डिबेंचर इशू किया जाता है तो सेबी गाइडलाइन के हिसाब से हमको मैंडेटरी क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ता है। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, तो हमने देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी डिस्कस किया था कि ये ऐसा रेटिंग होता है जो कंपनी के क्रेडिट वर्दीनेस को बताता है कि कंपनी कितना डिफॉल्ट कर चुकी है या कितना सिक्योर है कंपनी, ताकि जो डिबेंचर होल्डर है जब भी किसी कंपनी के बारे में सोचे कि हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये क्रेडिट रेटिंग उनको हेल्प करे कि वेदर वी शुड गो फॉर और नॉट, मतलब कि अगर उधर रिस्क ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट रेटिंग क्रिसिल ने रेट दिया है डी, है ना, तो उधर क्या बोला हुआ है, डिफॉल्टर्स। ये कौन है, डिफॉल्टर्स है। मतलब इधर आप 10 बार सोचो, क्योंकि हमने आपको डिस्क्लोजर दे दिया है कि हम क्या है, डिफॉल्टर्स है, और ये मैंडेटरी है देना, तो इसीलिए आपको मैंडेटरी क्रेडिट रेटिंग क्रिसिल होता है, केयर होते हैं, ऐसे बहुत सारे एजेंसीज है, आप किसी भी एजेंसी से अपनी क्रेडिट कंपनी जो है अपनी क्रेडिट रेटिंग ले सकती है, जिसके हिसाब से जो डिबेंचर्स है उनको, डिबेंचर होल्डर्स है उनको इन्वेस्ट करना चाहिए इस कंपनी में या नहीं करना चाहिए, वो सोचेंगे। जैसे अगर आपका रेटिंग जो है AAA है तो आप हाईएस्ट सेफ्टी वाले कंपनी हो, अगर आपका जो रेटिंग है वो डबल है तो आप हाई सेफ्टी हो, अगर बी है तो हाई रिस्क है, अगर सी है तो वेरी हाई रिस्क है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत इन्फॉर्म्ड तरीके से दिख जाती है कंपनी के प्रोस्पेक्टस ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर पे। तो यही चीज आपको थर्ड स्टेप में ऑब्टेन करना है। कंपनी गेट्स इज डिबेंचर रेटेड बाय वन और मोर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, द रेटिंग मस्ट बी मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस ऑफर लेटर एंड लेटर ऑफ offer. Okay, now fourth one is filing with registrar of company. तो जो भी आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, एंड मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास किया था आपने, जब ईजीएम पास किया था। ईजीएम किस लिए पास हुआ था, क्योंकि आपको अपना जो बोर्ड जो है, बोर्ड को जो है वो बोरोइंग पावर इंक्रीज करनी है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी प्लस प्रोस्पेक्टस ऑफर लेटर एंड लेटर ऑफ ऑफर जो है वो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के यहां सबमिट करना है, और वो कितने दिन में होना चाहिए सबमिट, विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग। जब भी आपने बोर्ड मीटिंग हेल्ड किया था उसके विद इन 30 डेज आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार, कि आपने ये सारे जो रिक्वायरमेंट थे एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर सेबी रूल, वो आपने फुलफिल किए हैं। तो फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी प्लस प्रोस्पेक्टस एंड अदर डॉक्यूमेंट की कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, बट वो कितने दिन में होनी चाहिए, बोर्ड मीटिंग के विद इन 30 डेज होना चाहिए। नाउ 6 पॉइंट इज, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि आपको अब मार्केट में क्या इशू करना है। अब अप्रूवल भी मिल चुका है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल मिल चुका है, कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को आपने सबमिट कर दिया है जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना था, प्रोस्पेक्टस वगैरह। अब आपको सिंपल प्रोसीजर करना है कि आपको इशू करना है ये सारे डॉक्यूमेंट मार्केट में, जिस भी हिसाब से आपको करना है। मतलब कि प्रोस्पेक्टस कब, जब आप पब्लिक इशू कर रहे थे, ऑफर लेटर कब, जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, और लेटर ऑफ ऑफर कब, जब आप राइट इशू कर रहे हो। 7th वन, ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट। ये चीज हमने लास्ट पॉइंट में इधर डिस्कस की थी कि अगर आपका अभी तक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन नहीं हुआ है तो 7th स्टेप के हिसाब से आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में, टू रिसीव द मनी फ्रॉम द एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट्स का जो भी पैसा आएगा वो उस शेड्यूल बैंक के सेपरेट बैंक अकाउंट में रहेगा। नाउ अब 8th स्टेप में आपको सारा एप्लीकेशन मनी क्या है रिसीव होगा, जहां जो भी सेपरेट बैंक अकाउंट बना है, subscriber will submit their application money along with the required amount to a specified bank within a time prescribed mentioned in the prospectus or letter of offer and offer letter। तो ये जो भी प्रोस्पेक्टस है, ऑफर लेटर है, लेटर ऑफ ऑफर है, उसमें मेंशन किया जाता है कि अगर आपको हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड है, डिबेंचर्स में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको कौन से बैंक अकाउंट में उतने पैसे सबमिट करना है। तो इधर आपको
8th स्टेप में आपको क्या मिल जाएगा, आपको उन एप्लीकेंट से विद एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन अमाउंट मिल जाएगा। ओके, 9th स्टेप क्या है, होल्ड बोर्ड मीटिंग। अब ये 9th वाला जो बोला गया है कि आपको बोर्ड मीटिंग हेल्ड करने की जरूरत है, तो वो किस लिए हेल्ड करना है, क्योंकि अब जिनका भी एप्लीकेशन आया है उनमें से किन किन को आपको अलॉटमेंट देना है उस पे चर्चा की जाएगी। ठीक है, जैसे कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का किसके पास पावर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होता है। वैसे ही सिमिलर पावर किसके डिबेंचर्स के रिगार्डिंग पावर किसको दिया गया है, सेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दिया गया है। तो 9th स्टेप में वो एक साथ बैठेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि हमको आफ्टर इशू क्लोज होता है तो हमको किस किस को क्या क्या किस किस को कितना कितना अलॉटमेंट करना है, और फिर सेम अलॉटमेंट के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो चार्ज क्रिएट किया है वो अप्रूव करना पड़ेगा उस डिबेंचर होल्डर के नाम पे, क्योंकि मैंडेटरी है। आपने डिबेंचर इशू किया तो उनको आपको चार्ज मतलब उनको सिक्योरिटी देना भी मैंडेटरी है। तो वो बोर्ड मीटिंग में यही अप्रूवल होगा किस किस को कितना डिबेंचर मिलेगा। नाउ 10th पॉइंट में ये दिया गया है कि अब आपके पास नेम आ चुके हैं, प्लस आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स, किस किस को आपने कितना कितना इशू किया है वो भी आ चुका है। तो उसके हिसाब से आपको विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना है, और कितने दिन में होना चाहिए, विद इन 6 मंथ ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। मतलब कि जब आपने उनको अलॉटमेंट दिया है उसके 6 महीने के अंदर अंदर उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना मैंडेटरी है। ठीक है, और जो प्रोसीजर है अलॉटमेंट का वो 60 डेज में खत्म करना है। जब उनका पैसा आया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, एप्लीकेशन मनी आया, उसका एंड डेट पकड़ा जाएगा। और मतलब कि आज आपको पैसा आया, ठीक है, डिबेंचर्स का, तो डिबेंचर्स का पैसा आने जो डेट होती है उसको आप एंड डेट पकड़ोगे, और विद इन 60 डेज आपको वो सारा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना पड़ेगा फॉर अलॉटमेंट प्रोसीजर। एंड डिबेंचर सर्टिफिकेट आपको कब तक अलॉट करने का टाइम दिया है, जब अलॉटमेंट होगा उसके डिबेंचर सर्टिफिकेट जो है आपको कब इशू करने का एंड डेट दिया है, जब भी अलॉटमेंट फाइनल होगी तो विद इन 6 मंथ आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा रिस्पेक्टिव डिबेंचर होल्डर को। तो इधर डेडलाइन दी है, बाकी कुछ नहीं है, और ये आपको 10th स्टेप में फुलफिल करना पड़ेगा इफ यू आर इशूइंग डिबेंचर डिबेंचर्स। नाउ लास्ट स्टेप जो सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी सेक्रेटरी की, कि आपको रजिस्टर ऑफ डिबेंचर में उन लोगों का नाम लिखना है जिनको आपने डिबेंचर इशू किया है, और कितने दिन में होना चाहिए, विद इन 7 डेज आफ्टर द बोर्ड अप्रूवल ऑफ द अलॉटमेंट। मतलब कि सेक्रेटरी को जब बोर्ड की अप्रूवल मिल गया कि हम इस इंसान को इतना डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो विद इन 7 डेज ये सारी एंट्री उस रजिस्टर में हो जानी चाहिए। बट ये रिक्वायरमेंट नहीं होगा अगर डिबेंचर्स किसमें इशू हुए हैं, डीमैट फॉर्म में इशू हुए हैं। कंपनी डज नॉट हैव टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर इन दिस केस। ओके, सो आई थिंक सो आपको ये 11 स्टेप समझ में आ गए। एक बार फिर से आप देखो, अगर नहीं समझता है तो लेक्चर्स को आप फिर से रिवाइंड करके देखा करो। मेरे तरफ से पूरा फुल ट्राई होता है, 100% ट्रायल होता है कि आपको हर एक चीज अच्छी तरह से समझे। तो ये हमारे 11 स्टेप है जो आप कब करोगे, जब आपको डिबेंचर इशू करना है तब। ओके, नाउ जो हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं 4.3, वो है डिबेंचर ट्रस्टीज के बारे में। तो ऑलरेडी 2-3 बार हमारा ये डिस्कशन हो गया है कि डिबेंचर ट्रस्टी एक थर्ड पार्टी होता है जो कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है जब कंपनी 500 पर्सन से ज्यादा लोगों को इनवाइट करती है
थ्रू प्रोस्पेक्टस या एनी अदर डॉक्यूमेंट टू बाय इट्स डिबेंचर हैज टू अपॉइंट वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टी। ये हमने ऊपर के सेक्शंस में भी पढ़ लिया था। और कंपनी को एक और जगह पे डिबेंचर ट्रस्टीज मैंडेटरी अपॉइंट करना पड़ता है जब कंपनी इशू करती है सिक्योर्ड डिबेंचर। तो या तो जब आप 500 पीपल को इनवाइट कर रहे हो तब आप डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करो, या तो अगर आप एक दो डिबेंचर सिक्योर डिबेंचर इशू भी कर रहे हो तब भी आपको क्या अपॉइंट करना पड़ता है, डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करना पड़ता है। ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि बेसिक आइडिया है कि आपको डिबेंचर होल्डर को प्रोटेक्ट करना है। ये जो डिबेंचर ट्रस्टीज होते हैं वो एक थर्ड पार्टी होते हैं, कंपनी से मिली हुई पार्टी नहीं होती है। तो ये हमेशा ट्राई करते हैं कि जब भी कंपनी इनके साथ कुछ बुरा या इनके साथ कुछ गलत करना चाहे या गलत कर रही हो तो तुरंत ये जो डिबेंचर ट्रस्टी है इस पे आके रोक लगाती है, इनको वार्निंग देती है या एनसीएलटी को कंप्लेन कर देती है। सो द कंपनी क्रिएट चार्ज ऑन इट्स मूवेबल एंड इमूवेबल असेट और असेट ऑफ इट्स सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी। तो जब भी सिक्योर डिबेंचर इशू किया जाता है तो हमको पता है कि कंपनी क्या क्रिएट करती है, चार्ज क्रिएट करती है। या तो कंपनी अपने खुद के असेट पे चार्ज क्रिएट करती है, ये भी देख लिया था, या तो सब्सिडरी कंपनी या तो होल्डिंग अपने सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी के असेट पे चार्ज क्रिएट करेगी। सो ये सब का सब जो चार्ज होता है वो किसके फेवर में होता है? डिबेंचर ट्रस्टीज के फेवर में होता है। नाउ यू विल शॉक कि मैम डिबेंचर ट्रस्टी के फेवर में क्यों होता है? तो यार डिबेंचर ट्रस्टी अगर उधर है, देखो डिबेंचर ट्रस्टी अगर नहीं अपॉइंट किया है क्योंकि ये कंडीशंस नहीं फुलफिल कर रही है, क्योंकि 500 लोगों के नीचे, तो उस केस में तो डिबेंचर होल्डर के फेवर में सिक्योरिटी चार्ज की जाएगी। बट अगर उधर डिबेंचर ट्रस्टीज का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी हो गया है तो ये जो चार्ज रहता है वो डिबेंचर ट्रस्टी के नाम पे रहता है, ताकि अगर कंपनी कुछ गलत कर रही हो तो तुरंत ये जो चार्ज है वो किसके नाम पे ट्रांसफर किया जाए? डिबेंचर होल्डर के नाम पे। सो दिस ट्रस्टी बिकम द कस्टोडियन ऑफ असेट ऑन विच द चार्ज हैज बीन क्रिएटेड। तो एक्चुअली ये एक मिडिल पार्टी जैसी रहती है कि एक ये मिडिल पार्टी रहती है जिसके नाम पे ये असेट कर दिया जाता है फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक कंपनी जो है सारा का सारा पैसा पे ना कर दे, रीपे ना कर दे विद इंटरेस्ट। तो तब तक जो असेट है वो किसके नाम पे गिरवी रहता है? डिबेंचर ट्रस्टी के नाम पे। और अगर कंपनी ने कुछ गलत करने की कोशिश की या गलत कर दिया तो ये जो चार्ज है उसको, जो भी असेट है उसको बेच के उन डिबेंचर होल्डर को पैसा मिल जाता है। सिंपल सी बात है। या तो मिडिलमैन को, या तो इस मिडिलमैन मतलब कि डिबेंचर ट्रस्टी के नाम पे किया जाएगा या तो डिबेंचर होल्डर। बट अगर डिबेंचर ट्रस्टी प्रेजेंट है तो डिबेंचर ट्रस्टी के फेवर में ही चार्ज क्रिएट किया जाता है, क्योंकि दे हैव अ मोर नॉलेज देन डिबेंचर होल्डर कि क्या कब कैसे करना है। सो डिबेंचर ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड बिफोर द प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर लेटर इज इशूड। जाहिर सी बात है क्योंकि इनका नाम प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर एंड लेटर ऑफ ऑफर में देना पड़ता है, तो इसीलिए इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर एंड ये सब बनाने से पहले, इशू करने से पहले इनको अपॉइंट करना पड़ता है। इनका रिटन कंसेंट लेना पड़ता है। ऑफ कोर्स हमने ऊपर प्रोसीजर में देखा कि इनका हमको मैंडेटरी क्या लेना पड़ता है, रिटन कंसेंट लेना पड़ता है। द प्रोस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर मस्ट मेंशन द नेम ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। ये तो हमने देख ही लिया है। नाउ ये जो पूरा का पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस होता है डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर होल्डर एंड कंपनी के बीच में, वो कहां पे लिखा जाता है? वो कंपनी के डिबेंचर ट्रस्ट डीड में लिखा जाता है। ट्रस्ट डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी एंटर करती है विद डिबेंचर ट्रस्टी। इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किए जाएंगे, लिखे जाएंगे। ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कन्वे करता है असेट ऑफ द इट इज अ लीगल इंस्ट्रूमेंट कन्वेइंग द असेट ऑफ द कंपनी टू अ ट्रस्टीज। इसमें मेन चीज यही रहता है कि इसमें जो चार्ज है वो किसके फेवर में किया गया है? डिबेंचर ट्रस्टी के फेवर में किया गया है और ये लीगल प्रूफ की तरह रहता है। सो और क्या क्या चीजें डीड में रहती है? तो राइट ऑफ डिबेंचर होल्डर, क्या राइट है, क्या हक है डिबेंचर होल्डर का, क्या ड्यूटीज एंड पावर है डिबेंचर ट्रस्टीज के अंडर दिस डीड,
और क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं कंपनी के, ये सारी चीजें डिबेंचर ट्रस्ट डीड में दी जाती हैं। सो कंपनी हैज टू एग्जीक्यूट द डीड विद द डिपॉजिट ट्रस्टी नहीं होगा ये, इधर डिबेंचर ट्रस्टी, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये कंपनी को सारा डीड जो है वो किसके साथ बनाना पड़ता है, डिबेंचर ट्रस्टी के साथ बनाना पड़ता है। मेंबर एज वेल एज डिबेंचर होल्डर कैन इंस्पेक्ट द डीड एंड ऑल्सो गेट द कॉपी इट बाय पेइंग अ सर्टेन फीस। तो अगर डिबेंचर होल्डर को ये डीड पढ़ना है या कंपनी के किसी मेंबर को ये डीड पढ़ना है तो वो जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी जो कॉपी है, जेरोक्स कॉपी वगैरह बोल सकते हो, स्कैन्ड कॉपी वगैरह है, वो भी वो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको फीस पे करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन मतलब कि ऑफिस में ही बैठ के उन्होंने देख लिया कि हाँ बाबा इस डीड में क्या क्या लिखा हुआ है, और कॉपी चाहिए उनको, घर पे पढ़ना है या उनको किसी और लोकेशन पे देखना है तो वो कॉपी भी मांग सकते हैं, बट उसके लिए उनको फीस चार्ज मतलब की जाएगी और कंपनी को पे करने के बाद ही उनको ये सारी चीजें मिलेंगी। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 एंड आई थिंक सो ये चैप्टर नंबर 4 इतना कुछ भी नहीं है। बच्चे जनरली इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि इसमें कुछ कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो उनको समझते नहीं है और उनको फिर टफ जाता है एंड इग्नोर करने लग जाते हैं इस चैप्टर को। बट मेरी बात मानो, ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, तो करके जाना। छोटा भी है ये चैप्टर, ये वाला चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 मेनली बच्चों का ऑप्शनल चैप्टर रहता है। तो ऐसा मत करो, हमको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे तभी आप 90 अबव मार्क्स स्कोर कर पाओगे, अगर आपका वो टारगेट है। तो मैं तो हमेशा चाहती हूं कि मेरे बच्चे 100% सिलेबस पढ़ के जाए, तभी उनका 90 अबव आना पॉसिबल होता है। तो गाइज नाउ मुझे ये लेक्चर वाइंड अप करना पड़ेगा। हम मिलेंगे विद नया चैप्टर नंबर 5 दैट इज डिपॉजिट्स। वो भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इतना बोरिंग नहीं है। यस, वो भी मैं अच्छी तरह से समझाऊंगी और पक्का आपको समझेगा। सिर्फ 1 by 1 लेक्चर्स देखो, अच्छे से देखो, और कुछ डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलो। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आए हो। अगर पसंद आए तो क्या करना है वो आपको हमने हमेशा बोला हुआ है हर एक वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को और मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करना। और अगर आपको कुछ बातें अच्छी लगी हो, कुछ बातें आपको सजेस्ट करनी हो तो जरूर कमेंट करना। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमारे साथ और जुड़ सकते हो, सो जरूर फॉलो करना। सो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।